हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और करना भी पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जो डेट शीट है वो जारी हो गई है। तो ऐसे में अब आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, क्योंकि भाई हमको सब कुछ पता हो गया है। हमारा जो पेपर है भाई, उसके बीच में कोई गैपिंग ज्यादा नहीं है, इसलिए अब आप बेफिक्र ना रहो, तैयारी करो। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के डिमांड पर हम हिंदी के न्यू पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं। और इतना जरूर कहेंगे कि यहां से आपके बहुत सारे टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने बताया है भैया कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहां से आपके बहुत सारे टॉपिक लगभग 30 से 40 नंबर 50 नंबर तक के कि जो कि फिक्स होते हैं कि यही आना है। तो क्यों ना हम उन टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आपका जो पेपर होगा हूबहू पैटर्न सेम रहने वाला है। यहां पर पृष्ठों की संख्या देगा। ठीक है भैया, ये अनुक्रमांक यहां आपको फिल करना होगा। नेम की बात कर ले, यहां पे नाम, ठीक है, चिन्ना स्वामी, मुत्तो स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, है ना, लिख देना भैया। जो आपका नाम होगा वो लिखना है, ये नहीं। ठीक है, और उसके बाद ये 2026 लिख के आएगा सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर। और ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, कौन कौन से आएंगे चलिए भी हम बताते हैं। और समय भैया आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा। और प्यारे बच्चों, ये आपका पूर्णांक रहने वाला है 100 नंबर का। और यहां से बात कर ले, ये पेपर का जो सेट नंबर होगा। और एक चीज ध्यान देना भैया, अगर ये 100 नंबर का होता है, यही तो आपका बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए है कि भैया इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना। जितना आप अदर सब्जेक्ट को टाइम देते हो, अगर उसका आधा भी टाइम अगर इसके पीछे आप लगाते हो, तो आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और हिंदी में अगर आप फेल भैया, तो आपने चाहे जितना अच्छा किया होगा अदर सब्जेक्ट में, फेल। और बाकी अगर आपके अदर सब्जेक्ट में नंबर थोड़ा इधर उधर चले गए हैं, इधर उधर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यहां अगर आपने 90 प्लस स्कोर कर लिया, मैनेज हो जाता है। और हमारी सोच यही होनी भी चाहिए कि हम हिंदी में 90 प्लस स्कोर करें। कैसे करेंगे चलिए हम बताते हैं। तो भैया शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, ये बेसिक सा इंस्ट्रक्शन होगा आपके सामने कि जो प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज हम बार बार बताते चले आए हैं। और भैया ये इसलिए भी जरूरी होती है, टॉपर की कहानी यही होती है। बहुत सारे बच्चे उनको नहीं पता, बस पेपर पाते हैं आंख मूंद कर, बस लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। अरे ये मतलब ऐसा आपको चूतियापा नहीं करना है। आपको 15 मिनट भाई लंबी सांस लेकर अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होगा। इससे होगा क्या भैया, जो हमारे अंदर इतनी हड़बड़ी होगी, हड़बड़ाहट होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, वो कम हो जाएगा। और वो जब कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगा, तो वही दिल पे हाथ रख के बोलना ऑल इज वेल। ठीक है, तो भैया इसलिए 15 मिनट दिए जाते हैं कि आप ढंग से पेपर पढ़ पाओ। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर क्या हो जाएगा, यहां पे बताया जा रहा है कि संपूर्ण जो प्रश्न पत्र है वो आपका 2 खंडों में डिवाइड होगा। कितने खंडों में प्यारे बच्चों? तो खंड का और खंड खा। खंड का भी आपका 50 नंबर का होगा, यानी यहां से 50 नंबर का क्वेश्चन, और खंड खा से भी आपका 50 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, बोले तो सभी प्रश्नों का है भैया अनिवार्य है बबुआ। सभी के सभी प्रश्न क्या होंगे? अनिवार्य होंगे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों खंड का से। खंड का से शुरू करते हैं, और जो शुरू के 10 प्रश्न होंगे ये आपको 10 नंबर दिला कर जाएंगे। कितने नंबर दिला के जाएंगे भैया? 10 नंबर दिला के जाएंगे प्यारे बच्चों। क्योंकि भैया ये एकदम आसान वाले होते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलो। तो खंड का से शुरुआत होगी। पहला यहां से ये पहले का है भैया। ठीक है, ये पहले का है, ऐसा मत समझ लेना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। ठीक है, पहले का प्रश्न यहां पर दिया गया है भैया। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की
प्रथम पुस्तक किसे माना गया, मतलब माना है। तो भैया कह रहा कि प्रथम पुस्तक किसको माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है। विकल्प है नासिकेतोपाख्यान, चंद छंद वर्णन की महिमा, भाषा योग वशिष्ठ, या फिर सुख सागर को। और ये काफी इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार पूछा गया है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक इसे ही माना है। और भैया ये भी बता दें, इसके भाई रचनाकार कभी कभार पूछता है तो कवि गंग है। किस कौन से हैं भैया, कवि गंग। ठीक है, ठीक, तो इसकी रचना इन्होंने किया है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मतलब पहले का खा है। पहले के खा में भैया क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए बबुआ। ठीक है, बोल रहा है कि गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। यानी बाबू गुलाब राय की ये जो मेरी असफलताएं रचना है भैया, ये कह रहा किस विधा की है, विधा कौन सी है। तो विकल्प है भैया उपन्यास, या फिर निबंध, या फिर आत्मकथा, या फिर भैया कह रहा है कहानी। तो आपको बताना है कौन सी भैया ये असफलताएं किस विधा की रचना है। तो भैया ये किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों, ठीक, ये है यहां पे निबंध। ठीक है भैया, कौन सी विधा है, निबंध। और भैया इसमें उल्टा सीधा बोल दिया इसको, मतलब यहां पे जो बी होना चाहिए सी दे दिया, इसको बी इसको सी होना चाहिए। ठीक है, ए बी सी डी होना चाहिए तो ए सी बी डी लिख दिया है। यानी कुछ भी हो, हमसे उससे नहीं मतलब, ये निबंध है। मेरी असफलताएं क्या है भैया, एक निबंध है गुलाब राय का। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं भैया। आगे जो प्रश्न है कह रहा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। ये जो ब्राह्मण पत्रिका है वो भैया इसके संपादक कौन है। विकल्प देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भैया, कई बार रिपीट हुआ है प्यारे बच्चों, इसलिए हमने इसको रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके हैं बाल कृष्ण भट्ट, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर कमलेश्वर, या प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया है, प्रताप नारायण मिश्र जी ने इसका संपादन किया है। किसने किया है भैया, प्रताप नारायण मिश्र जी ने। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे रसगुल्लों, अगला क्वेश्चन। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है, यानी इनका उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। विकल्प है भैया त्यागपत्र, दूसरा है रंगभूमि, तीसरा है पुनर्नवा, चौथा है तट की खोज। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ये प्रसिद्ध उपन्यास है प्यारे बच्चों, क्या है भैया, पुनर्नवा। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना होनी भी नहीं चाहिए भैया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है। ध्यान से समझिएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तो प्रभाकर जी की रचना इनमें से कौन सी है। विचार प्रवाह, या फिर माटी हो गई सोना, या परख, या फिर साहित्य और समाज। तो भैया इनकी रचना कौन सी है, तो प्यारे बच्चों माटी हो गई सोना, ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से भैया यहां से आपके भैया किसमें के आपका हो गया गद्य से, गद्य से प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन हो गया। अब हम काव्य साहित्य में चलते हैं, वहां से 5 क्वेश्चन आया। ठीक है ना, वहां से भी 5 क्वेश्चन का आएगा भैया। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब ये अब काव्य साहित्य में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युगीन कवि हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतेंदु युग के कवि हैं, ये बताना है। दूसरे का है ये आपका विकल्प है प्रेमघन, ठीक है, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दूसरा है भैया महादेवी वर्मा, तीसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर भैया नरेंद्र शर्मा। तो भारतेंदु युगीन कवि कौन है भैया, प्रेमघन है। ठीक है भैया, कौन है प्यारे बच्चों, प्रेमघन है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे रिपीटेड हुए क्वेश्चन है भैया, इसीलिए बोलते हैं इनके लिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस से बहुत मुश्किल काम भैया बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो हुंकार काव्य के रचयिता हैं भैया। हुंकार किसकी रचना है? विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, या फिर प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, या फिर रामधारी सिंह दिनकर या मुक्तिबोध। तो आप सभी जानते हैं कि हुंकार दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है भैया? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? इनमें से प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? विकल्प केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, अगला त्रिलोचन ये भी नहीं है भैया, नागार्जुन ये भी नहीं है, और शमशेर बहादुर सिंह। तो भैया यही है, याद रखना शमशेर बहादुर। ठीक है, या मेरे बब्बर शेर से सिंह को याद रख लेना, ये प्रयोगवादी काव्य धारा के हैं और कई बार इसको पूछा गया है भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भैया यहां पे देखिए, जो अगेंस्ट द्वारा जो भाई प्रकाशित है ये सप्तक, तार सप्तक, तो इसमें भाई कह रहा है तीसरे का। विकल्प है 1959, या फिर भैया कह रहा है कि 1969, या फिर बोल रहा है 1951, या फिर 1941। तो प्यारे बच्चों तीसरे का पूछ रहा है तो 1959, दूसरा होता भैया 51 होता, बट तीसरे का पूछ रहा है। ठीक है, और इसको तो हमने बहुत अच्छे से समझाया है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सब कुछ, चतुर्थ भी बताया है, किसने किया है का मतलब सब कुछ अच्छे से समझाया है बहुविकल्पी वाले में। अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता कौन है? यानी जो, या यूं कह सकते हैं सीधा, पल्लव किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन है, विकल्प आपका पहला है भैया महादेवी वर्मा, या फिर भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर मतलब सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो भैया ये पल्लव पंत जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना? यानी यहां पे जबकि पल्लव नहीं पूछा है, पल्लव से उद्धृत परिवर्तन पूछा है, यानी परिवर्तन जो आपके चैप्टर में है कहां से लिया गया है? तो ये पल्लव से लिया गया है। ठीक है, पल्लव इनका एक मतलब ग्रंथ है। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से भैया आपका काव्य से, काव्य साहित्य से भी 5, टोटल आपके 5 + 5 प्यारे बच्चों 10 नंबर का तो आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये 10 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है भैया, याद रखना, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं भैया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, यहां से असली खेल शुरू होता है। असली खेल तो यहीं से शुरू होता है बबुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा प्यारे बच्चों, ये पूरे कितने नंबर में आएगा? तो भैया ये पूरे आएगा 10 नंबर का। ठीक है, यहां पर ये डायरेक्टली सीधा 10 नंबर का। ठीक, छोटा मोटा नंबर नहीं है, सीधा अगर गया तो 10 नंबर गया, आया तो 10 नंबर आएगा। बट आएगा 100 में 100% हम बोल रहे हैं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर आपके सामने विकल्प दे देता है। ठीक है ना, विकल्प दे देगा, 2 करके आएगा, अथवा में करके देगा। जैसे एक दिया है, पहले ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं। वही क्वेश्चन बोलेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये एक गद्यांश दिया है बच्चों, और इस पर आधारित अगर आप थोड़ा नोटिस करें भैया, ये देखिए छोटा मोटा सा कर दिया, इस पर आधारित नीचे 5 आपके प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है भैया, आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले करना क्या है? तो पहले अपने को इसको पूरा ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं।
बोला गया है, ध्यान से पढ़िए भैया, इसके लिए मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बोला गया है कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। आगे, सुंदरियों के असिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और यहां पे कह रहा है मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठते मतलब फूट उठता था। अब देखिए, ये एक बड़ा प्यारा सा भैया एक गद्यांश दिया गया है। तो यहां पर अब आपके सामने 5 प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब इसका संदर्भ क्या होगा, या कहेगा भैया यहां ऐसा नहीं देगा तो विकल्प मतलब ऐसा देगा कि दिए गए पाठ का नाम और भाई बोल देगा इसके लेखक का नाम लिखिए, यानी या कहेगा शीर्षक का नाम तथा लेखक का नाम। दूसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी इसमें जहां रेखा खींचा गया है। अगला, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है। चौथा क्वेश्चन, अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। फिर है कि असिंजनकारी तथा कर्णावतंस के अर्थ लिखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक एक शुरू करते हैं। तो भैया एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला शुरुआत करते हैं भाई पहले क्वेश्चन से ही। यहां पे संदर्भ कहा गया है, अगर आपको याद हो भैया ये किस पाठ से लिया गया है प्यारे बच्चों, ये किस पाठ से, तो ये आपका है अशोक के फूल। और किसने लिखा है, क्योंकि भाई कैसे हम जानेंगे, यहां अशोक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इसलिए आराम से बिना सोचे समझे लिख देंगे। जहां राष्ट्र राष्ट्र शब्द वगैरह आए तो समझो वह राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर, जहां भाषा वगैरह शब्द आ जाए तो भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, और जिसमें भैया निंदा वगैरह इस्तेमाल हो जाए वो निंदा रस से लिया गया है, ठीक है। ऐसे ही आपको पहचानना होता है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ठीक है भैया। तो यहां पे सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लिखेंगे क्या, हमको लिखना है संदर्भ। तो अब संदर्भ लिखा कैसे, जैसे अगर डायरेक्टली पूछा होता तो लिख देते, बट संदर्भ अगर पूछ लिया जाए तो यही तो लिखेंगे भैया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, भैया हम पूरा लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है भैया, तो इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों संदर्भ में लिखना होता है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा पानी पी ले। ठीक, तो इस तरीके से भैया संदर्भ में लिखना होता है आपको, ऐसे ही अगर जैसे संदर्भ पूछ ले तो ऐसे लिखना है। अब प्यारे बच्चों ये तो रहा संदर्भ, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की भैया, तो रेखांकित अंश कहां है, ठीक है, एक मिनट, फिर से रेखांकित अंश गायब है। हाँ देखिए, रेखांकित अंश कहां से है, इसमें भैया जो रेखांकित अंश है प्यारे बच्चों यहां से है। यहां सुंदरियों के असिंजनकारी नुपुर वाली चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था
और कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। अब इसका आपको लिखना है भैया, इसकी व्याख्या करना है, इसकी व्याख्या। अब देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या जो करेंगे भैया ध्यान से समझिए बबुआ, इसकी व्याख्या बहुत सिंपल है। यहां पे ये कहा गया है अशोक के फूल के बारे में कि सुंदरियों के असिंजनकारी नुपुर वाले। असिंजनकारी का मतलब है कि जो प्रेम से अनुराग से भरा हुआ, असिंजनकारी नुपुर वाले। नुपुर का मतलब जो घुंघरू, कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, तो वही वाला। ठीक है भैया, तो असिंजनकारी वही करा जो सुंदरियां थी उनके असिंजनकारी यानी जो प्रेम युक्त या फिर प्रेम से अनुराग से परिपूर्ण जो नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से, यानी जो उनके नुपुर घुंघरू से भरे, मतलब घुंघरू से जो घुंघरू वाले पैर थे उन चरणों के मृदु आघात, आघात का मतलब होता चोट या धक्का देना, ठीक है ना, या आघात से ही वह फूलता था। यानी उनके पैरों के आघात से ही जो अशोक का फूल था उसमें फूल लगते थे और कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था। और उनके देखिए यहां कर्णावतंस का मतलब होता है कान के नुपुर, ठीक है, यानी कर्णावतंस यानी कान के नुपुर, ठीक है, पर झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। यानी अब यूं कह लें कि जब उनकी लटाओं में, जब बालों पर उसको लगाती थी सुंदरिया तो उनके शोभा को वो 100 गुना बढ़ा देता था। तो भैया यही क्या करना था प्यारे बच्चों, आपको व्याख्या में लिख देना। और आपको ये भी बता दें ये 2024 में आया हुआ है, तो भैया एक चीज ये भी ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये 2025 में भैया मिस किया है, इसलिए फिर से 26 में टपकेगा, इसीलिए बोल रहे हैं, इसको अच्छे से दिमाग में रख लेना। ठीक है, फिर से अर्थ बता दे रहे हैं। यहां पर हमने ये बताया कि सुंदरियों के, यहां व्याख्या में, कि सुंदरियों के प्रेम से परिपूर्ण नुपुर वाले यानी घुंघरू वाले चरणों के आघात से ही अशोक का जो अशोक था उस पे फूल लगते थे। फिर उनके कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था। यानी कह रहा है यहां उनके जो कानों पे, यानी कर्णावतंस का मतलब हमने बताया ना कान के नुपुर हो, ठीक, तो उनपे ये क्या कर शोभा बढ़ाता था। और जब इसे वो अपने अलकों पर, यानी जो बाल होते थे, ठीक है, केसों पर जब पीछे जो चोटियां होती हैं या बालों पर लगा लेती थी सुंदरिया, तो जो सुंदरियां थी तो उनकी शोभा 100 गुना बढ़ जाती थी। ठीक है, तो ये है। आगे फिर भाई बताने की जरूरत ही नहीं पूरा, तो ये दो चीज हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है। तो प्यारे बच्चों जरा ये देखिए, तो साफ साफ ऊपर ही लिखा है भैया कि संस्कृत को, मतलब अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। तो भैया किस कवि से सम्मान मिला है प्यारे बच्चों, तो यहां पे ध्यान देना भैया, किस कवि से सम्मान मिला है, तो यहां पर मिल रहा है किससे भैया, ठीक है, कहां गया, कालिदास से। ठीक है, किस कवि से सम्मान मिला है, तो कालिदास से, याद रखना। तो कालिदास से, आप पूरा ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे संस्कृत के, मतलब यहां पे बात कर लें अशोक के फूल को संस्कृत के कालिदास कवि से सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला है भैया अशोक के फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। यानी अशोक का जो फूल है वो कैसे आता है, उसके संबंध में लेखक के क्या विचार हैं, यही आपको बताना है। तो यहां पर साफ साफ तो बोला गया है, जो भाई व्याख्या में था, अर्थ में था, वही चीज है कि भाई जब सुंदरियों, यहां पे हमने बताया ना अनुराग से परिपूर्ण, यानी अनुराग से भरे हुए नुपुर वाले चरणों के आघात से ही वह फूलता था। तो इसके संबंध में भैया क्या है, यही तो विचार है लेखक के। अगला है असिंजनकारी और कर्णावतंस का अर्थ। तो असिंजनकारी और कर्णावतंस का अर्थ लिखना है। तो भैया इसका अर्थ हो जाएगा, हमने बताया ना अनुरागो उत्पादक लिख सकते हैं, अनुरागो उत्पादक, या फिर हमने बताया कि इसको अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम से उत्पन्न।
ठीक है। और कर्णावतंस मतलब यहां पे होता है कान के वतंस, वतंस, कर्णावतंस। ठीक, जो कान के मतलब वो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, लटके होते हैं कान में पहनते हैं, आई डोंट नो क्या है। ठीक है, तो वतंस लिख देना, कान के वतंस इतना। ठीक है, अब देखिए आपके पास भैया विकल्प इतना है। अब आपके पास प्यारे बच्चों विकल्प एक परिपूर्ण है। जैसे मान लेते हैं कि आपको पहला नहीं आ रहा है, ठीक है भैया, तो आपको दूसरा आ रहा है कि हम दूसरा करेंगे, हमें दूसरा आसान लग रहा। कोई बात ना बाबू, आप दूसरा कर दीजिए। जैसे यहां पे दिया गया, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, तो किस चैप्टर से है भैया? निंदा। भैया भैया निंदा रस आ गया, निंदा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है भैया। तो जैसे दोनों में कोई एक कर देना है, क्या करना है बबुआ? दोनों में कोई एक कर देना है। अब चलिए आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहां से भी भैया क्वेश्चन नंबर 3 जैसे 10 नंबर का आया, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 नंबर का आएगा। वहां गद्यांश था, यहां पद्यांश है भैया। तो मतलब वहां का गद्यांश था और यहां पे पद्यांश है। ठीक है, तो दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर भी एक आपका, ठीक है, काव्य साहित्य से छोटा सा पद्यांश दिया गया है। जैसे मेरे प्यारे नौ जलद से, अभी इसको तो कई बार देख चुके हैं, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारण इसका यह है प्यारे बच्चों कि 24 में आया है और 25 में नहीं आया है। अगर 25 में नहीं आया है तो फिक्स है 26 में आप पूरी तैयारी के साथ रहना आएगा। तो देखिए कह रहा है कि मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, और जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। सब यहाँ पे दुख कथा है, श्याम को तू सुना दे। देखिए कह रहा है कि मेरे प्यारे, जो यहां पर भाई किस चैप्टर से है? तो ये है पवन दूतिका से, जिसमें राधा जी प्रभु श्री कृष्ण के वियोग में, मतलब उनके वियोग में ये व्याकुल हैं और पवन को दूत बनाकर भेजती हैं। कहती हैं कि हे, मतलब दूत मतलब पवन से बोलती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम है, यानी जो मेरे प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण हैं, वो नव जलद से यानी नवीन बादल की तरह हैं, और कंज से नेत्र वाले यानी उनकी आंखें कमल की तरह हैं। ठीक है, कमल की पंखुड़ियों की तरह बहुत ही कोमल हैं। और जाके आए ना मधुबन से और ना भजे ना भेजा संदेशा, यानी जब से वो मथुरा धाम छोड़कर वृंदावन धाम गए हैं, तब से ना तो वापस आए हैं और ना कोई संदेशा भेजा है ना। और आगे कह रहा है कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, यानी मैं प्रभु श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल होती जा रही हूं, जाके मेरी सब तू दुख कथा श्याम को सुना दे। तो यानी सब व्यथा या दुख कथा यहाँ पे है, ठीक, तू श्याम को सुना दे, अर्थात हे पवन तुम यहां से चली जा और मेरी सारी दुख भरी कहानी तू प्रभु श्री कृष्ण को सुना देना। अब ये आपका एक दिया रहेगा। अब इससे संबंधित प्रश्न आपका भैया दिया है, इसमें भी वही प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। तो अब तो समझ में आ गया होगा संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो यहां पर भैया आप लिखेंगे किस तरीके से भैया? अब तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों, एक मिनट देखिए, अब संदर्भ कैसे लिखना है वो तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है भैया, संदर्भ, अब देखिए संदर्भ ध्यान देना, आपको संदर्भ लिखना कैसे है तो बता दे रहे हैं। संदर्भ में किस तरह से लिखेंगे? तो भैया लिखेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत पद्यांश, यहां पर गद्यांश नहीं है, पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी, आप सामान्य हिंदी वाले हो, साइंस वाले, सामान्य हिंदी, हिंदी के, सामान्य हिंदी के, ठीक है। और मतलब यहां पे किस चैप्टर से है भैया? तो सामान्य हिंदी के पवन दूतिका, पवन दूतिका
पाठ से अवतरित है या लिया गया है। अवतरित लिखिए या लिया गया है, अवतरित है। इसके रचयिता, इसके रचयिता हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पूरा नाम लिख सकते हैं या डायरेक्टली हरिऔध जी हैं। ठीक है भैया, इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको लिख देना है। ठीक है भैया, तो ये आपका संदर्भ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रस्तुत, यहां सॉरी दूसरा है कि पवन दूतिका मतलब पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा। तो बताने की क्या जरूरत है भैया, इस पवन दूतिका में किसने किसको संदेश भेजा। तो राधिका ने या राधा ने, राधिका जी ने या राधिका ने, ऐसे लिखिए, राधिका ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा, संदेश भेजा। ठीक है भैया, अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है भैया, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश भैया, इसमें भी वही चीज गड़बड़ हो गया है। एक मिनट बबुआ, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ देखिए, इसमें भी रेखांकित नहीं किया गया है। रेखांकित यही है भाई, यहां पे पूरा मतलब यहाँ पे, ये कहां गया भैया, हाँ ऊपर की दो लाइन, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, और जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। तो भैया इसका व्याख्या तो लिख ही सकते हो ना, कि मेरे प्रियतम नवीन बादलों की तरह है और आंखें क्या है, कमल के जैसे हैं, और जब से क्या है, ये गोकुल धाम गए हुए हैं, अर्थात जब से मथुरा छोड़कर गए हैं तब से ना तो वापस आए हैं ना कोई संदेशा भेजा है। तो यहां पर आप अपने शब्दों में थोड़ा मतलब अच्छे से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, हे पवन, यहां पर लिखते हैं मतलब बताते हुए कहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण की जो शोभा है वो नवीन बादलों की तरह है और उनकी आंखें कमल के जैसे हैं, लेकिन वो जब से मथुरा धाम छोड़कर गए हैं ना तो वापस लौट कर आए हैं और ना तो कोई संदेशा भेजा है। ठीक है, ये बच्चों आपको लिख देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब उसके बाद अगला है भैया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अब इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो भैया सौंदर्य क्या है, तो यहां पे है नवीन बादलों की तरह तथा आंखें कमल की तरह हैं, कमल की तरह हैं। यानी श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, यानी उनका शरीर है, नीला कैसे है, तो श्री कृष्ण का शरीर जो है वो नवीन बादलों की तरह, यानी नीले नीले जैसे बादल होते हैं वैसे श्री कृष्ण का शरीर है, और उनकी जो आंखें हैं वो कमल के समान है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस और अस्थाई भाव। तो भैया इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है, तो इसमें वियोग श्रृंगार का। कौन सा, क्योंकि यहां पर वियोग की भावना है, श्री कृष्ण के वियोग में राधिका जी व्याकुल हैं, तड़प रही हैं। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार। अस्थाई भाव कौन सा है, तो रति अस्थाई भाव है। ठीक है भैया, कौन सा अस्थाई भाव है, रति नामक अस्थाई भाव है। तो ये हो जाएगा भाई रस और यहां अस्थाई भाव। और प्यारे बच्चों जैसे मान लेते हैं कि ये ना करना पड़ा तो आपके पास विकल्प है अथवा वाला कर दीजिए भैया। ठीक है, अथवा वाला कि मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों पर मतलब निर्झरणी मछली। तो यहां पर ये क्या है भी, गीत चैप्टर से है, और जो बात कर ले महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस चैप्टर से है तो हमने बता दिया ना, ये गीत चैप्टर से लिया गया है और महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। तो जैसे आपको पहला नहीं आता आप दूसरा कर लीजिए, दूसरा नहीं आता पहला कर लीजिए। तो इसीलिए तो भैया ये अथवा में दिया है ना, चाहे जो करिए।
अब इससे संबंधित दिया रहेगा कि मैं इसमें शीर्षक और रचयिता का नाम, तो शीर्षक हो गया जैसा कि बताया गीत, और रचयिता महादेवी वर्मा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, बाकी यहां पर नीचे क्वेश्चन आप उससे संबंधित दिया गया है। ठीक है भैया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ना भैया, ये भी ध्यान से समझना। यहां से क्वेश्चन नंबर 5 ये भी एकदम फिक्स वाला होता है, ये एकदम फिक्स होगा कि यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए जो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि भैया क्वेश्चन वहां से डेफिनेटली बनता ही बनता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए आपका एक गद्य से भी चलेगा, काव्य से भी चलेगा। जैसे यहां पे, हाँ यहां पे 5 का है, 5 के का में कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। और अधिकतम शब्द सीमा भी ध्यान देना प्यारे बच्चों, 80 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 150 शब्द लिखते हो, 200 शब्द, 250 शब्द तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, इतना याद रखना। और ये 5 नंबर का होगा, और भैया 3 दिया रहेगा, 3 में किसी एक का लिख देना। और ये आपका ध्यान देना भैया, ये 100% पूछे जाने वाले टॉपिक में से एक है। ठीक, क्योंकि 3 होगा और रिपीट होता है भैया। स्टार्टिंग के आप चाहे पहला दूसरा तीसरा चैप्टर देख लो, या दूसरा तीसरा चौथा देख लो, या चौथा पांचवा छठवा करके, ऐसे तो फिक्स है भैया, इनमें कोई एक तो 100% आना ही है। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है, 5 नंबर आपको दिलाने वाले टॉपिक होते हैं। ठीक है भैया, आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जैसे एक और है भैया, आपका जो ख में आएगा, ये आएगा भैया, एक तो आपका गद्य से हो गया, आपका काव्य से होगा। तो काव्य में भी बात कर ले भैया, तो काव्य में ये ख वाले में कि कहेगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख कृतियां लिखिए। लेकिन इसमें भी वही चीज ध्यान देना है कि शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लिखने से जब हमको कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है तो हमको क्या फायदा भैया लिखने से। हाँ ठीक है, तो याद रखना। तो ये 5 नंबर का टॉपिक है, तो 5 नंबर आपके जेब में है बबुआ। ठीक है, ये आपसे कोई नहीं ले सकता, इसीलिए बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञेन जी, इसीलिए बोल रहे हैं भैया ये भी 100% पूछे जाने वाले टॉपिक में से एक होते हैं। ठीक है, जो कि फिक्स होते हैं बबुआ। इनको आप स्टार्टिंग से 2 चैप्टर मतलब 3 चैप्टर 4 चैप्टर के देख लीजिए, तो इससे बाहर से कहां आएगा भाई। जब हमारा चैप्टर ही फिक्स है तो भैया आपको स्टार्टिंग के 2 से 3 देख लेने हैं, फिक्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सब एकदम सॉलिड वाले नंबर हैं जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक, चलिए भैया आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी फिक्स होता है, यानी यहां से भी भैया आपके 2 से जो 3 कहानियां होती हैं प्यारे बच्चों, वो भी आपके एकदम श्योर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलेगा जैसे पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर भाई प्रकाश डालिए, ये या कहेगा बहादुर कहानी के भाई क्या करना है, उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, या फिर प्यारे बच्चों आपका ध्रुव यात्रा दे देगा। ठीक है, या फिर लाटे। और 8वां में भी भैया आपका देगा कि जैसे कहानी का सारांश। तो प्यारे बच्चों उद्देश्य अथवा सारांश, जैसे अगर यहां पंचलाइट का सारांश दे दिया तो बहादुर का उद्देश्य दे देगा, बहादुर का सारांश दे दिया तो पंचलाइट का उद्देश्य, या फिर भैया लाटी कहानी का सारांश दे दिया तो पंचलाइट का उद्देश्य। अथवा में करके भैया कहानी का सारांश और उद्देश्य फिक्स होता है आपके स्टार्टिंग के 3। तो ये भी 5 नंबर एकदम श्योर है। और इसमें भी बोलेगा भैया अधिकतम शब्द सीमा जो होगी 80 शब्दों में, मतलब प्यारे बच्चों आपको अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इससे मतलब कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा आप 100 शब्दों में लिख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा भी नहीं जाना है, क्योंकि भैया हमको नंबर 5 ही मिलेंगे प्यारे बच्चों। चाहे हम 250 शब्द में लिख दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए भैया देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना बबुआ,
ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। यहां पे जो क्वेश्चन होगा 7वां, बोलेगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें भी बोलेगा अधिकतम शब्द सीमा 80 और 5 नंबर का। जरा नजर डालिए भैया, आपका एक साहित्यिक परिचय, ठीक है, दूसरा भैया कहानी का सारांश, तीसरा प्यारे बच्चों स्वपठित खंड काव्य। तो ये तो 5-5 नंबर वाले एकदम फिक्स है, 15 नंबर के। ठीक है, जैसे भाई पहला है कि त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, अथवा में इसी का दे देगा त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। ठीक है भैया, तो आपके जिले में जो चलता है उसी से रिलेटेड आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे भाई कई जिलों में एक चलता है, ठीक है, कई जिलों में एक चलता है, जैसे भाई मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, ये भाई आपके जिले में हो सकता है चलता हो। इसी तरह आलोक वृत्त, जैसा कि हमने बताया है जो प्रयागराज से हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आलोक वृत्त चलता है। ठीक है, और हो सकता है आपके यहाँ भैया आप जिस जिले में हो श्रवण कुमार चलता होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक जो खरीदे होंगे उसके नीचे दिया रहता है कि किस किस जिले में, जैसे ये सत्य की जीत खंड काव्य है तो ये किस किस जिले में चलता है। ठीक है, नीचे 7 से 8 जिले दिए रहते हैं। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन मतलब अब देखिए जो होगा भैया वो खंड खा से। तो खंड का प्यारे बच्चों इस तरह से आपका समाप्त होता है। अब भैया शुरू हो जाता है खंड खा, और जो खंड खा होता है यहां से आपका ये संस्कृत वाला जो प्रश्न होता है यही आपके बुक से बिलोंग करता है। नहीं तो अधिकांश जो प्रश्न होते हैं भैया वो पूरा का पूरा व्याकरण के इर्द गिर्द घूमता है। तो यहां से भी आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का भैया? 50 नंबर का। क्वेश्चन कैसा करेगा? जैसे भाई खंड खा में 8 के का है, 8 के का में कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। और भैया ये 7 नंबर का है। 2 नंबर प्यारे बच्चों आपको संदर्भ का मिलेगा और प्यारे बच्चों 5 नंबर आपको मिलेगा भैया अनुवाद का। तो बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, और वैसे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये भैया दिया गया है। ठीक है, जैसे देखते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आया है तो नहीं आएगा, किसी न किसी सेट में तो पूछा ही जा सकता है। देखिए कहा गया है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये चा लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम श्रुति माधुरस्य वर्तते किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाग्मयाम ददाति न तादृशीम किंचित दन्यत मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। देखिए बोल रहा है कि भाई सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना होगा बच्चों। तो संदर्भ में क्या लिखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से सुनिएगा। संदर्भ में लिखते हैं प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका, कहां से भैया? संस्कृत दिग्दर्शिका के जिस भी चैप्टर का होगा, जैसे ये क्या है संस्कृत भाषाया महत्वम से, तो संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम चैप्टर से यानी पाठ से अवतरित है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर व्याख्या में लिखेंगे कि संस्कृत का साहित्य अत्यंत सरस है, इसका व्याकरण सुनिश्चित है। फिर कह रहा है तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, इसके गद्य और पद में, चा का मतलब और होता है, इसके गद्य और पद में लालित्य भावबोध का सामर्थ्य यानी क्षमता। फिर श्रुति माधुर्य यानी जो श्रुति का माधुर्य गुण क्या है? वर्तते, इसमें विद्यमान है। किम बहुना कह रहा है अधिक क्या कहा जाए, यानी ज्यादा क्या कहे, कह रहा है चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयाम ददाति, कह रहा है चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है ना तादृशी किंचित दन्यत, ऐसी प्रेरणा और कोई नहीं देता है। कह रहा है कि मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यानी मूलभूत मानवीय गुणों की विवेचना, कह रहा है कि जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है ऐसी अन्य कहीं पर नहीं है। तो भैया इस तरीके से प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं
पूरा फ्री के 8 नंबर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, यानी सॉरी 8 नहीं 7 नंबर। तो भैया ये 7 नंबर बहुत आसान है प्यारे बच्चों। मान लेते हैं आपको वो नहीं आता, अथवा में दिया रहेगा बबुआ, अथवा वाला करिए। जैसे भैया ये दिया है आपका अथवा में, अथवा में दिया है, ध्यान से देखिए क्या दिया है, यहां पर दे दिया है अथवा में कि महामना, ठीक है, विद्वान वक्ता, भाई विद्वान शब्द यहां पे हट गया है, महामना विद्वान वक्ता, ठीक, और धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्च आशित परमश सर्वोच्च गुणा जन सेवयो आशित। कह रहा है, देखिए यहां कह रहा है कि महामना विद्वान वक्ता, कि जो महामना मालवीय थे वो एक विद्वान वक्ता और एक धार्मिक नेता, साथ ही एक कुशल पत्रकार भी थे। फिर आगे कह रहा है कि परमस्य सर्वोच्च गुणम जन सेवयो आशित, लेकिन इनका जो सर्वोच्च गुण था वो लोगों की सेवा करना था। अब भैया इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो यही लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के किस चैप्टर से है भैया, महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। तो ये हो गया आपका संदर्भ। अब व्याख्या में कैसा लिखना है बता ही रहे हैं भैया, अनुवाद आगे लिखेंगे, यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान, कह रहा है पीड्यमानान पश्यत, कह रहा है कि ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित क्या है देखते थे, तत्रैव सा शीघ्र में उपस्थिता, वहां पर शीघ्र ही जल्दी से ही मतलब उपस्थित हो करके सर्वविधम सहायता, यहां पे सहायस्त होगा यानी सहायता, ठीक, अकरोत मतलब करते थे। यानी ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहां पहुंचकर हर तरीके से, यानी सभी, यहां सर्वविधम का मतलब जितने तरीके से हो सकता था, जैसा भी हो सकता था, वो सहायता करने की भैया प्रयास करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवाशीत, मतलब एवाशीत यानी लोगों की सेवा करना ही इनका क्या था, स्वभाव था। तो इस तरीके से बबुआ आपको ये 7 नंबर मिलने वाले हैं, जो कि बड़ा आसान होता है प्यारे बच्चों, ठीक है भैया। तो ये आपके काम में हो जाएगा। अब खास से भैया यहां से भी बच्चों आपका कितने नंबर का मिलेगा भैया, तो यहां से भी 7 ही नंबर का, ठीक। जैसे यहां दिया गया है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो जैसे आपका यहाँ पे 2, इसमें भी भैया 2 रहेगा किसी एक का, यही एक सबसे अच्छी बात होती है। तो जैसे यहाँ पे एक दिया गया है कि भैया जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा स हेतु सर्व विद्यानां धनस्य, ठीक है, धर्मस्य धनस्य। देखिए कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। तो भैया सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ में क्या लिखना होता है, तो इसमें अब की बार लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के, अब जिस पाठ से लिया गया है, जैसे ये सुभाषित रत्नानी से है तो सुभाषित रत्नानी से अवतरित है या लिया गया है, बस इतना लिख देना है, मतलब मिल गए भैया 2 नंबर। और 5 नंबर प्यारे बच्चों इसी 2 लाइन का व्याख्या करने यानी अनुवाद करने का मिलता है, अनुवाद करने का। तो कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन यानी जल की बूंद बूंद, निपातेन यानी गिरने से, क्रमशः पूर्यते घटा, क्रमशः जो घड़ा है वो भर जाता, घटा मतलब घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, और यही कारण सभी, मतलब यही कारण क्या है, सभी प्रकार के विद्या धर्म और धन से है, ठीक है। यही यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस तरह से जल की बूंद बूंद गिरने से, यानी एक एक बूंद गिरने से घड़ा क्या है भर जाता है, इसी प्रकार बूंद बूंद से यानी विद्या का भी क्या होता है भैया, संचय होता है। इसी तरह से धर्म का भी संचय होता है, और इसी तरह से यानी कहते ना बूंद बूंद से घड़ा बनता है। तो छोटी छोटी आप मतलब थोड़ा थोड़ा आप जब सेविंग करते हो तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वही चीज है कि भैया घड़ा भर जाता है। तो समझ में आ गया ना कि भाई जिस प्रकार की जल की बूंद बूंद गिरने से क्या है क्रमशः घटा यानी घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से कि विद्या, सभी प्रकार के विद्या धर्म और धन का भी संचय क्या है धीरे धीरे होता है, ठीक। और उसके बाद अथवा में जैसे एक दे दिया है, मान लेते हैं वो नहीं करना, आपको ये करना है। तो यहां कह रहा है कि
न मे रोचते भद्रम व उलूकस्या विनेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम कथम क्रुद्धो भविष्यति। तो भैया ये किस पाठ से है? तो ये जातक कथा से, उलूक जातम है ना, जातक कथा में भैया उलूक जातम है, उसी पाठ से अवतरित है। तो इसका अनुवाद क्या होगा? तो यहां पर जब देखिए राज्याभिषेक की बात आती है, जब जैसे सभी पक्षीगण इकट्ठा होते हैं, बोलते हैं मनुष्यों में राजा होता है, फिर मछलियों में राजा होता है, पक्षियों मतलब क्या होता है, इसी तरह से भी बताया गया कि जो चौपाए होते हैं यानी चार पैर वाले जीव, उनमें भी राजा होता है, लेकिन पक्षियों में राजा नहीं। तो सभागण इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर जब बात होती है सभी लोग बोलते हैं कि उल्लू को राजा घोषित कर दिया जाए। तो यहां पर बाकी भाई यहाँ पे पक्षीगण बोलते हैं, भाई बीच में कई लोग उठ खड़े होते हैं, बोलते हैं कि मुझे राज्य मतलब उल्लू का राज्याभिषेक करना मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि ना में रोचते भद्रम व उलूकस्या रा, मतलब यहाँ पे अभिषेचनम का मतलब यहाँ राज्याभिषेक से है कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक करना पसंद नहीं है। कह रहा है कि जब बिना क्रोध के ही इसका मुंह ऐसा है कि क्रोधित होने पर इसका मुंह कैसा होगा। देखो उल्लू बड़ा प्यार से भी देखता है ना, लगता है नफरत से देख रहा है, गुस्से में देख रहा है। तो वही कहता है कि भाई जब ये बिना गुस्से में इसका मुंह ऐसा दिखाई देता है तो गुस्से में कैसा होगा। तो भैया इस तरह से आपको मिल गए बबुआ। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा भैया, ये आपका लोकोक्ति अथवा मुहावरा होगा कि निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करिए। और ये भैया 2 नंबर का होगा, किसी एक का। जैसे का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो भैया इसका मतलब क्या होगा, ये आपको भाई अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। क्या भैया? अर्थ लिख करके। तो प्यारे बच्चों अर्थ लिख करके लिखेंगे तो देखिए का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब यह है कि समय बीत जाने पर वस्तु का मोल नहीं, समय बीत जाने पर वस्तु का मोल नहीं, ऊपर लिख दे रहे हैं मोल नहीं। बोलते ना भैया कि कहते हैं अरे यार अब क्या होगा, भाई वही चीज है, आपसे कोई नोट्स मांग रहा है, कोई नोटबुक मांग रहा है, ठीक है एग्जाम पास है, लेकिन एग्जाम होने के बाद आप उसको दो तो उसका क्या मतलब रह गया। तो वही चीज है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी समय बीत जाने पर किसी वस्तु का कोई मोल नहीं होता। अगला है अध जल गगरी छलकत जाए, तो भैया इसका अर्थ क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपको वाक्य प्रयोग भी करना होगा, ऐसा नहीं किसी एक का भाई अर्थ लिख करके बगल हो जाओ, नहीं इसका वाक्य प्रयोग भी करना पड़ेगा भैया, ठीक है, क्योंकि ये सब एकदम रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। तो यहां पर लिख देंगे वही जैसे भी हमने बताया ना, ठीक है, कि जैसे रमेश ने सुरेश से नोटबुक मांगा, लेकिन कि भाई जैसे रमेश ने सुरेश को नोटबुक नहीं दिया और जब दिया तो परीक्षा बाद दिया, तो भैया इसका मतलब वही चीज है। इससे रमेश ने कहा कि क्या का वर्षा जब किसी सुखाने, तो यहां अर्ध जल गगरी छलकत जाए का मतलब ऊपरी दिखावा, ऊपरी दिखावा, ठीक है, ऊपरी दिखावा, इसका मतलब क्या है? ऊपरी दिखावा। अब ऊपरी दिखावा का मतलब समझ ही रहे हैं ना भैया, ठीक है, कि हो कुछ ना और बहुत कुछ दिखाया जाए। अगला है आग बबूला होना, मतलब गुस्सा हो जाना, गुस्सा होना, ठीक है, क्या हो जाना? गुस्सा हो जाना। और उसके बाद नेक्स्ट है भैया आसमान टूट पड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया? भारी मुसीबत आना, भारी मुसीबत आना, ठीक है। जैसे यहां पे लिख सकते हैं कि रमा जोर जोर से रो रही थी और सुधा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों रो रही हो, जैसे तुम पर कोई आसमान टूट पड़ा हो, अर्थात भारी मुसीबत आ गई हो। तो भैया बना के अपने से कुछ वाक्य प्रयोग में प्यारे बच्चों आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हो। तो देखिए ये काम की चीजें हैं, तो इसलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए, तो ये होता है आपका ये प्रश्न, मतलब प्रश्न संख्या 9 में। अब 10 में जो आएगा प्यारे बच्चों, यहां से भैया
5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का बबुआ? 5 नंबर का। ठीक है, मतलब दिया रहेगा, कहेगा एक अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश देगा, पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, और ये भी भाई 2024 में ये आया हुआ है, याद रखना, 25 में मिस किया गया है। ठीक, और इसमें हमने बताया किसी बुक से जरूरी नहीं है कि मिलता जुलता रहेगा, अपठित है मतलब ये कहीं से भी दे सकता है। तो इसको पढ़ना है प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान से, और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको ढंग से पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है भैया, देखिए कहा क्या गया है, ध्यान से पढ़िएगा। इसका उत्तर आप अच्छे से तभी दे पाओगे जब इसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ोगे आप। ठीक, देखिए कह रहा है कि आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। भी कह रहा है तय पाया कि वे मतलब श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहें। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे और उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। और वृद्ध कह रहा है और क्षीण वपु रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए कह रहा है उस समय मतलब उस पर चढ़ सकना असंभव था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। मतलब ये आपका एक क्या है, अपठित गद्यांश दिया गया है। इसमें भी भैया अथवा करके आएगा, यही तो फायदा है। ठीक है, अथवा करके आता है, शायद एक ही आता है, अथवा ही आता है, एक और आता है। ठीक है, या एक भी आएगा, कोई दिक्कत ना हमें। ठीक, तो यहां पे देखिए, अब यहां पे प्रश्न पर आ जाते हैं। कह रहा है कि गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो भैया आपको साफ साफ इसका उत्तर मिल गया, जरा यहां नजर फेरो। क्या है? रविंद्रनाथ। ठीक है, यहां रविंद्रनाथ के लिए। तो भैया यहां पे कह रहा है किसके लिए? रविंद्रनाथ के लिए। आगे कह रहा है कि गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बना लिया? तो भैया सबसे ऊपर देखिए कि गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन छोड़कर कहीं अन्य चले जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं। ठीक है, मतलब देखो हो सकता है इसका भाई, एक तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, या फिर यहां पे नीचे लिखा है शायद मौज में आकर ने यह निर्णय लिया हो। ठीक, तो 2 ही कारण हो सकते हैं, तो इसीलिए यहां पर यह चीज कहा गया है। तो समझ में आ गया भैया, 2 ही रीजन हो सकते हैं, एक या तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, या दूसरा भैया मौज में आकर के उन्होंने यह निर्णय लिया था। अब दूसरा भैया हो गया। तीसरा देखिए, उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाई, मतलब कह रहा क्या कठिनाइयां थी, उनके पास तक पहुंचने के लिए क्या कठिनाई हुआ करती थी। अब थोड़ा नजर डालिएगा बच्चों, बहुत कुछ इसमें रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए कह रहा है कि उन दिनों, अब ध्यान से समझिए भैया, उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, और वृद्ध व्यक्ति के लिए उस मतलब अर्थात जो वृद्ध थे, जो कि गुरु रविंद्रनाथ थे, उनके लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। तो यहां पर कठिनाइयां क्या थी भैया? तो आप बस डायरेक्टली लिख देंगे कि उनके समीप तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी जिस पर चढ़ना मुश्किल था। तो यहां से अगर देखिए तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा नहीं ना, तो ये आपका हो जाएगा। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अब यहां से भैया शुरुआत हो जाता है पूरा जैसे ग्रामर में होगा, 2-2 नंबर 2-2 नंबर 2-2 नंबर। ठीक है, बस लेते जाओ 2-2 नंबर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये 2 रहेगा। जैसे निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है भैया, सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे पहला है भैया अम्ब और अंबु, अम्ब और अंबु, तो इनका सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा? तो आम और बादल, या माता और पानी, या माता और पिता, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया अम्ब का मतलब होता है प्यारे बच्चों माता, और इस वाले ठीक है अंबु का मतलब होता है पानी या जल।
ठीक है भैया, पानी बोले या फिर जल बोले प्यारे बच्चों। तो यहां से सही विकल्प कौन हो जाएगा, माता और जल, अर्थात माता और पानी। तो यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नंबर 11 में रहेगा। अब उसके बाद आते हैं भैया अगला प्रश्न, ठीक है, क्योंकि 2 होंगे बच्चों तो एक एक नंबर का होगा इसी तरह से। अब देखिए कह रहा है दूसरा है भवन भुवन। क्या है भैया, भवन और भुवन है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो भवन भुवन में घर और संसार, लोक और परलोक, ग्राम और जगत, या फिर कह रहा है भैया, कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसमें कौन सा सही होगा, तो भाई कई बार ये तो रिपीट हो चुके हैं इतने बार प्यारे बच्चों। अब तो आप एकदम से जोश जुनून में जाएंगे ना, पेपर देखते ही आपको लगेगा यार सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, भवन का मतलब होता है, क्या होता है भैया, तो भवन मतलब घर, और इस वाले भुवन का मतलब संसार, घर और संसार। तो भैया घर और संसार ऐसा विकल्प कहां है, तो घर और संसार पहला ही तो है भैया। कौन सा है प्यारे बच्चों, पहला ही है। चलिए आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन है, अब का हो गया खा। खा में भैया इसमें जो आता है प्यारे बच्चों अनेकार्थी शब्द, खा में अनेकार्थी आएगा आपका। अनेकार्थी में जैसे भाई आपका कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो ये भी किसी एक के 2 अर्थ लिख देना है और 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। जैसे वारिद दिया है, द्विज दिया है मित्र। वारिद का मतलब जैसे बादल होता है, और बादल के अलावा आगंतुक जिसको मेहमान बोलते हैं, आगंतुक यानी आने वाला, आने वाला, आने वाला है, जाने वाला है, वही चीज है ना, आने वाला यानी आगंतुक। अब उसके बाद भैया जैसे द्विज है, द्विज का मतलब ध्यान देना, तो द्विज यहां द्विज की बात कर ले, एक तो ब्राह्मण होता है, द्विज ब्राह्मण, और एक द्विज का मतलब भैया दांत भी होता है, ठीक है, हाथी भी होता है। बट आपको चाहे 3 से 4 याद हो उससे क्या फर्क पड़ता, आपको 2 ही लिखना है। जितना कहा जाए उतना करना, ज्यादा से अगर अपने आप से अपने मन से करते हो तो भैया कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ही आपका मतलब वो गलत कर दिया जाएगा, नंबर कट जाएंगे, इसलिए ये गलती मत करना। अगला है प्यारे बच्चों मित्र। अब मित्र का भैया तो मित्र में कई बार ये आ चुका है, एक तो सूर्य इसका हो जाता है, और एक मित्र का मतलब भैया सखा, ठीक है, जिसको अपन दोस्त कह सकते हैं। ठीक है भैया, ये मित्र का हो जाएगा, हो गया। तो इस तरीके से आपका ये अनेकार्थी में ठीक आएगा। चलिए भैया अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों आपका गा, का खा गा। देखिए ये 2-2 नंबर वाले हैं लेकिन बड़े मजेदार होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भैया कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए, और भैया ये भी 2 ही नंबर का है, 2 क्वेश्चन होगा इसीलिए एक एक करके 2 नंबर का। जैसे दिया गया है जिसका कहीं अंत ना हो, तो भैया जिसका कहीं पे अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, तो अनेक कहते हैं कि अनंत कहते हैं कि अगण्य कहते हैं कि अभिन्न कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उससे अपन अनंत कहते हैं। जिसका कहीं अंत ना होए वो क्या होगा भैया, अनंत हो जाएगा रसगुल्लो। ठीक है ना। चलिए भैया आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो प्रश्न है भैया कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाले को क्या कहते हैं ये बताना है। अमित भाषी, बहुभाषी, मितभाषी, मृदुभाषी। तो भैया कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है, ये भी कई बार आ चुका है प्यारे बच्चों। कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। चलिए भैया तो ये हो गया। अब आ जाएगा कहेगा कि घ में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होगा, और ये भी 2 नंबर का, क्योंकि 2 करना होगा। अब देखिए का खा गा घा, यहीं से देखिए तो 8 नंबर तो ऐसे फ्री फंड वाले हैं,
ठीक है। तो प्यारे बच्चों किसी दो को शुद्ध करना है। जैसे यहां पहला है पुत्री पराया धन होता है, तो भैया इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा कि पुत्री पराया, क्या हो जाएगा भैया, पुत्री पराया धन होती है, पुत्री होती है ना कि होता है। अगला है आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो भैया क्या हो जाएगा कि आज मेरे बड़े भाई आ गए, बड़े भाई आ गए, आ गए, ये शुद्ध होगा। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, ये एकदम टपोरी वाली लैंग्वेज है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, तुम मुझे, तुम मुझे क्या होगा भैया, पुस्तक दे दो। तुम मुझे या तुम मुझको भी लिख सकते थे, तुम मुझको पुस्तक दे दो, ठीक है, या तुम मुझे पुस्तक दे दो। और एक नीचे है भैया कि मैं इस लड़के को पढ़ाया हूं, तो मैं इस लड़के को नहीं, मैंने इस लड़के को पढ़ाया है, ठीक है, मैंने इस लड़के को पढ़ाया है, इस तरीके से होगा भैया, ठीक है। तो ये 12वें में हो जाएगा, मतलब ठीक है 11वें में। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बच्चों ध्यान से देखिए भैया, यहाँ पे 12 में का खा गा करके आएगा, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन यही होगा। अब 6 में जैसे करुण रस अथवा कह रहा शांत रस का लक्षण बताते हुए उसका एक उदाहरण। अब करुण रस में देखिए सब में एक ही परिभाषा एक जैसे होती है, यानी सब में कि विभाव, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो जैसे करुण रस में ही ले लो कि शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है भैया। तो यहां पर ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कोई भी आप एग्जाम्पल, क्योंकि अथवा करके आएगा तो भैया करुण और शांत रस में चाहे जो लिख दो। अब जैसे यहाँ पे श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, तो जहां पे ध्यान देना, यहाँ पे जब मनु मानो जनु जानो वाचक शब्द आते, जैसे पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु मंद पवन के झोंकों से, ठीक है। तो जहां मनु मानो जनु जानो वाचक शब्द इस्तेमाल होता है, उस अलंकार को क्या कहा जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक, याद रखना भैया। और यहां पे श्लेष का मतलब होता है, ठीक है, गोंद यानी चिपका देना, जिसमें कोई जब क्या कहते हैं कि उपमेय में उपमान का कोई मतलब भेद रहित एकदम आरोप हो, एकदम चिपका दिया जाए, श्लेष, ठीक। तो ये सब तो बहुत अच्छे से समझाया है। और चौपाई अथवा दोहा छंद का उदाहरण लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये 2-2 नंबर वाले टॉपिक हैं। और भैया हमने रस छंद अलंकार की ऑलरेडी इतनी ज्यादा वीडियो बनाई है, तो आप अच्छे से देख लेना। अब उसके बाद भैया आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा भैया, क्वेश्चन नंबर 13 ये 6 नंबर का आएगा। कितने? 6 नंबर का। तो भैया 6 नंबर बहुत बड़े नंबर है, यानी बहुत बड़ा नंबर है 6 नंबर, ठीक है, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अगर ये क्वेश्चन छूट गया तो समझो 6 नंबर गया, इसलिए इसको नहीं छोड़ना। और इसमें भी अथवा करके आएगा 13, जैसे इसमें दे दिया है कि छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अथवा में कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये चीज, तो भैया देखिए कुछ ऐसे हैं, 2 से 3 हैं जो कि हमने बताए हैं, बाकी और 1-2 बचे कुचे हैं, उनको भी अलग से एक वीडियो में 2-3 जो प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र होता है करवा देंगे, ठीक, टेंशन नहीं लेना। लेकिन इतना याद रखना कि 6 नंबर का टॉपिक है। उसके बाद भैया आ जाएंगे जो क्वेश्चन नंबर, जो यानी प्रश्न संख्या आपका 14 होगा भैया, वो 14वां जो प्रश्न होगा वो होगा 9 नंबर का। पूरे कितने नंबर का? 9 नंबर का। और 9 नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और 9 नंबर में भैया आपके सामने कम से कम 4 या 5 टॉपिक देगा। और 4 या 5 टॉपिक में से भैया जो 4 से 5 टॉपिक देगा, बस केवल एक पर करना है। जैसे यहां पे ये भैया आया हुआ है कि भारत में कृषि क्रांति, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, या विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय कवि या फिर लेखक। तो जैसे इस तरीके से आपके सामने भैया 4 से 5 टॉपिक दिया रहेगा, किसी एक पर आपको अपने
भाषा शैली में, बोलेगा अपनी भाषा शैली में, यानी अपने तरीके से जितना हो सके भैया आपको अच्छे से निबंध लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भैया आपका हिंदी का पूरा कंप्लीट पेपर सेट रहने वाला है। ठीक है, इसलिए अच्छे से आपको बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी रखनी होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।